हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज संजीव पांडे और आप देख रहे हैं एड्यूहैप उर्फ एड्यू मंत्रा। और आज हम करने जा रहे हैं 9th का एक जबरदस्त चैप्टर। ठीक है, इनफैक्ट द शुरुआत ऑफ फिजिक्स। द चैप्टर इज मोशन ऑफ कोर्स। तो यहां पर हम मोशन चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से। और यहां पर हम क्या क्या चीजें करेंगे, तो बेसिकली यू विल अंडरस्टैंड एट द स्टार्ट। सबसे पहले हम फिजिक्स क्या है वो समझेंगे। फिजिक्स के जो भी उसके अंदर हम डायनेमिक्स होती है, उसके अंदर उसकी जो बेसिक्स होती है वो हम समझेंगे। एंड देन विल स्टार्ट विद द एग्जैक्ट चैप्टर। ठीक है, और इसमें काफी कुछ है जो आपको सीखने समझने लायक है कि भैया मोशन जो है उसके कई प्रकार होते हैं। जैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा, दिस इज ऑसिलेटरी मोशन, है ना। यहां से वहां जो मोशन हो रहा है, अगर ये बंदे ना ढकेले तब भी ये पेंडुलम यहां वहां मूव कर रहा है, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। एक होता है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, रोटेशनल मोशन है। कहीं पर सर्कुलर मोशन है, कहीं पर रेक्टिलिनियर मोशन है। ठीक है, तो देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स इन मोशन ऑल्सो। ठीक है, अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं। जैसे मैंने बोला कि पहले हम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो व्हेन आई से फिजिक्स, जब भी हम कहते हैं फिजिक्स, तो भाई ये एक वर्ड से आया है। एक नॉर्मली जो भी हम टर्म्स पढ़ते हैं साइंस में, वो ग्रीक या लैटिन वर्ड से आया है। तो यहां पर ये जिस वर्ड से आया है, दैट वर्ड इज फ्यूजिस। फ्यूजिस, और फ्यूजिस वर्ड का मतलब ही होता है नेचर। फ्यूजिस का मतलब क्या है? नेचर। सो व्हेन आई से बायोलॉजी, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायो मतलब लिविंग, है ना, लाइफ। और व्हेन आई से केमिस्ट्री, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ केमिकल्स, इंटरैक्शन ऑफ केमिकल्स, है ना, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, वो सारी चीजें। ओके, व्हेन आई से फिजिक्स, तो यहां पर ये दिस इज मोर अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड, दिस इज मोर अबाउट द फिजिकल फेनोमेना विच इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, नेचर में जो भी चीजें हो रही हैं एज अ इवेंट, उसके बारे में हम पढ़ते हैं फिजिक्स में। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद the branch of science that deals with study of nature, नेचर के बारे में, या फिर स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना। मोर ओवर, बिकॉज अब लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी तो नेचर में ही आता है। तो मैं ज्यादा स्पेसिफिक कब हो पाऊंगा, जब मैं बोलूंगा कि दैट डील्स विद स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना। ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फिजिक्स। ओके, ठीक है। अब व्हेन आई से मतलब अब इसमें नेचुरल फिनोमेना यानी क्या, एग्जाम्पल देना होगा। सो एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ विंड, विंड फॉर्मेशन, कैसे विंड फॉर्म होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ करंट, राइट। फिर लाइट का प्रोपोगेट होना, ये साउंड का तुम तक पहुंचना, है ना। जैसे व्हेन आई एम स्पीकिंग, ये साउंड एनर्जी कैसे ये इलेक्ट्रिक के फॉर्म में इस कैमरा, इस सिस्टम के थ्रू आपके पास पहुंच रही है, दैट इज ऑल्सो फिजिक्स, है ना। समुद्र में कैसे वो सी ब्रीज, वो लैंड ब्रीज फॉर्म होता है, दैट इज फिजिक्स। ठीक है, कैसे वो लैंड का टेक्टोनिक्स मूवमेंट होता है, दैट इज फिजिक्स। ठीक है, कैसे प्रेसिपिटेशन होता है ऊपर, फिर वापस बादल बरसात बन के गरजते हैं, बरसते हैं, दैट इज फिजिक्स। ठीक है, तो जो भी चीजें हमारे आसपास में हो रही है, चाहे वो बाय नेचर हो रही हो, चाहे वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड। जैसे फैन, हमने बटन चालू किया, टप से ये चीज, है ना, करंट के फॉर्म में अब ये दौड़ने लगी और ये फैन रोटेट करने लगा। क्या फिनोमेना है उसके पीछे, दैट इज फिजिक्स। तो नेचर में जो भी इवेंट हो रहे हैं, उन सब का एक्सप्लेनेशन तुमको कहां मिल जाएगा? ठीक है, यू विल गेट दैट इन फिजिक्स। अब जो दूसरा है, फिजिक्स हो गया, तो अब आता है फिजिकल क्वांटिटीज, और उसी से जुड़ा हुआ है आगे हम देखेंगे यूनिट्स। सो व्हेन आई से फिजिकल क्वांटिटी, जब हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, तो व्हाट एग्जैक्टली इज फिजिकल क्वांटिटी? तो आप एक बात समझो
कि ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, राइट, हाँ, ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। ऑल दोज क्वांटिटीज which can be measured, उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी। वो सारी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर, फोर्स, है ना, वर्क, एनर्जी। तो ये सारी चीजें जो है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है। सारी चीजें जिनको हम मेजर कर सकते हैं। सर क्या हम लाइट को मेजर कर सकते हैं? नहीं। सो लाइट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। सर लाइट तो एनर्जी है ना, तो उसको मेजर क्यों नहीं कर सकते? हाँ, उसके एनर्जी को मेजर कर सकते हो। लाइट क्या है? लाइट एक टर्म है, कॉन्सेप्ट है। लाइट की वेवलेंथ मेजर कर सकते हो, लाइट की फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हो। तो ये जो वेवलेंथ है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फिजिकल क्वांटिटी है, ना कि लाइट। ऐसे ही साउंड की इंटेंसिटी मेजर कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हो, वेवलेंथ मेजर कर सकते हो, वेलोसिटी मेजर कर सकते हो। तो ये सारी चीजें फिजिकल क्वांटिटी है, ना कि साउंड। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। अच्छा, अब फिजिकल क्वांटिटी की भी अगर हम प्रकार की बात करें बच्चा, तो इसके भी दो मेजर टाइप्स आते हैं, ठीक है। इसके दो टाइप्स हैं, टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। पहला है स्केलर क्वांटिटी। फर्स्ट इज स्केलर क्वांटिटी, सेकेंड इज वेक्टर क्वांटिटी। So what do you mean by scalar quantity and what do you mean by understand by vector quantity? So what is scalar quantity? Yes, Arnav, Piyush, Ajay, come on, बताना है। Yes, Anamika, come on, जल्दी बताओ। What is a scalar quantity? Yes, वो सारी क्वांटिटीज ऑब्वियसली जिनको मेजर कर सकते हैं। तो वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हम सिर्फ नंबर के टर्म में डिस्क्राइब कर पाए, वहां पर हमको डायरेक्शन की खासा जरूरत ना पड़े, और जिस क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए उसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े, वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो याद रखना, स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ क्या चाहिए होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए? मैग्नीट्यूड अलोन। वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है? बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो ऑल दोज क्वांटिटीज जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। एंड ऑल दोज क्वांटिटीज जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अब थोड़ा अंग्रेजी में लिखते हैं और एग्जाम्पल भी समझेंगे, बिकॉज एग्जाम्पल के बिना सब अधूरा है। सो व्हेन आई से सपोज मास या व्हेन आई से लेंथ, अब जैसे मान लो मैं इसकी लेंथ की बात करता हूं, तो इसका लेंथ मान लो अगर मैं बोल रहा हूं 12 सेंटीमीटर है, तो क्या मुझे ये कौन सी डायरेक्शन में रख के मेजर करना है, वो मायने रखता है क्या? नहीं। यहां पे डायरेक्शन डजंट प्ले दैट रोल टू मेजर द लेंथ, विच इन विच डायरेक्शन यू आर कीपिंग एंड मेजरिंग द लेंथ डजंट मैटर, ठीक है। सो लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऐसे ही टाइम, ये एक पर्टिकुलर इवेंट होने में मान लो 2 सेकंड हुआ है, तो वो 2 सेकंड किसी भी डायरेक्शन में देखो 2 सेकंड दिया है। 2 सेकंड बताने के लिए यू नीड नॉट डिस्क्राइब द टाइम, राइट, कि नॉर्थ की डायरेक्शन में, साउथ की डायरेक्शन में 2 सेकंड, 2 सेकंड है। सो दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन दूसरी तरफ मान लो अगर मैं फोर्स की बात करता हूं, तो फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए भाई साहब हमको डायरेक्शन की जरूरत भी पड़ती है। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि यहां एक दरवाजा है, मान लो दरवाजा है,
और उस दरवाजे को खोलने के लिए 5 न्यूटन की फोर्स लगने वाली। न्यूटन इज अ यूनिट टू मेजर फोर्स, अगर आपको पता हो। ऐसे हम आगे पढ़ेंगे, एक और चैप्टर है आगे, बट फिलहाल इफ आई से दैट 5 न्यूटन का फोर्स लगने वाला है दरवाजे को ओपन करने में, पर भाई साहब अगर मुझे यह ना पता हो कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है, तो क्या इसका मतलब है? क्या इसका कोई पॉइंट है? नहीं। सो आई हैव टू एक्सप्लेन कि भाई कौन सी डायरेक्शन में ये फोर्स लगने वाला है, और उसी के अकॉर्डिंग मैं क्या कह सकता हूं, मैं बता सकता हूं कि भाई ये दरवाजा खुलेगा कि नहीं खुलेगा। ठीक है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई उसमें हमको सिर्फ 5 न्यूटन बताने से काम नहीं चल रहा है। ये 5 न्यूटन क्या है, मैग्नीट्यूड है, सिर्फ ये बताने से काम नहीं चल रहा है। आई हैव टू एक्सप्लेन कौन सी डायरेक्शन में वो 5 न्यूटन का फोर्स लगाना है, धक्का मारना है कि खींचना है कि इस तरफ ले जाना है, स्लाइड करना है, आई डोंट नो, पर वो जरूरी है, राइट। सो those physical quantity which can be completely explained by magnitude alone are scalar quantity. Example: length, mass, time, temperature, etc. Even distance, right? ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? सो दे आर रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेशन में क्या है, नॉर्मल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर वहां नहीं होता, नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कोई भी लेटर से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तुमको ये तब समझ में आएगा, ठीक है, मान लो ए हो गया, वी हो गया, व्हाटएवर, तब समझ में आएगा जब मैं यहां का एक्सप्लेन करूंगा। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस फर्स्ट। Those physical quantities which need both magnitude and direction, magnitude यानी वो number with that unit everything, both magnitude and direction for their कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, उनको पूरी तरह से डिस्क्राइब करने के लिए अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़े, दे आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी या फिर सिंपली वेक्टर्स। ठीक है, और जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि जैसे अपना फोर्स हो गया, ठीक है, जैसे यू कैन से इलेक्ट्रिक करंट नहीं, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगेन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हाई हो रहा है। फिलहाल मैं इसको लिखता हूं, फोर्स लिख देता हूं, एक्सीलरेशन लिख देता हूं। एक्सीलरेशन कैसे, वेक्टर, ये सब आगे पढ़ेंगे अपन, तो नो वरीज। ठीक है, क्या है वो सब भी हम देखेंगे, एक्सीलरेशन एटसेट्रा। सो दे आर वेक्टर, इसमें वेलोसिटी भी आएगा, सब आएगा। ठीक है, पर कैसे आएगा वो हम देखेंगे आगे, तो अभी फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहा मैं। ओके, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अगर हम इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एक ऐसे ऊपर एरो या सिंपली आप ऐसे एक लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो इसको ए बार नहीं बोलते, दिस इज कॉल्ड वेक्टर ए, प्रोनाउंस्ड एज वेक्टर ए, वेक्टर बी। ठीक है, तो स्केलर में हमको नॉर्मल दिखाना होता है, पर वेक्टर में ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। अगर टेक्स्ट बुक में दिया है, बुक्स में दिया है, तो बोल्ड लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर्स को। तो सिर्फ बोल्ड में अगर ए बी लिखा हुआ, ए लिखा हुआ, बी लिखा हुआ, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इज अ वेक्टर, भले वो एरो ना बनाओ तो क्या। पर नॉर्मली हम जब लिख रहे हैं हैंड रिटन फॉर्मेट में, तो वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सो आई थिंक दिस स्केलर वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर है।
कि जब भी डिस्क्राइब करने में, क्वांटिटी को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने में अगर वेक्टर की जरूरत पड़ रही है तो दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ रही तो वो क्या है, स्केलर है। देखो ये जो डेफिनेशन बता रहा हूं ये 9-10 के हिसाब से चल जाएगा, आगे जाके जब तुम 11th में जाओगे थोड़ा सा और चेंज करना पड़ता है। चेंज क्या, थोड़ा और स्पेसिफाई करना पड़ता है, बट दैट अगेन वो हम तब देखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स पढ़ लिया हमने, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ ली, अब आते हैं यूनिट की साइड में। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनिट्स। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म यूनिट? ये यूनिट क्या होता है यार? मतलब जैसे हमने मीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, किलोग्राम, पाउंड, न्यूटन, मीटर पर सेकेंड, ये सब क्या यूनिट है? तो भाई व्हाई डू वी नीड दिस यूनिट? अगर मेरे को कोई पूछ रहा है कि हाँ व्हाट इज योर वेट, मैं बोल रहा हूं 75। व्हाट इज योर हाइट, मैं बोलता हूं 175। इज इट समथिंग जो कि थोड़ा मतलब लॉजिक बना रहा है? पर इफ आई स्पेसिफाई दैट 75 kg, 175 सेंटीमीटर, इट मेक सेंस, राइट? तो यहां पर जब भी आप ये यूनिट कह रहे हो, यूनिट इज समथिंग जो हमको एक अंदाजा देता है कि कोई भी मेजरमेंट किस हद तक हुआ है। बिकॉज फिजिक्स इज, देखो फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट, फिजिक्स इज ऑल अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज। जब भी तुम फिजिक्स की चैप्टर पढ़ोगे तुम वहां पर कोई ना कोई क्वांटिटी पढ़ोगे एसोसिएटेड। सो फिजिक्स इज अबाउट फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी इज ऑल अबाउट मेजरमेंट। व्हाट इज मेजरमेंट? मेजरमेंट इज सिंपली द कंपैरिजन ऑफ एनी गिवन क्वांटिटी विथ इट्स स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट। तो जब भी आप एक रेफरेंस स्टैंडर्ड के साथ में जब आप कंपेयर कर रहे हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि यहां से यहां दीवार की लेंथ 5 मीटर है, तो आई अज्यूम कि आई नो हाउ मच इज 1 मीटर, लगभग उसी से मैं कंपेयर कर पा रहा हूं, राइट? तो यहां पर बहुत जरूरी होता है कि यू शुड हैव दैट 1 मीटर 1 kg का अंदाजा, ठीक है? सो यू आर जस्ट कंपेयरिंग कि भाई 5 मीटर मतलब क्या है, दिस इज 5 टाइम्स ऑफ दैट 1 मीटर वाला फैक्टर, है ना? तो यू जस्ट व्हेन यू डू मेजरमेंट यू जस्ट कंपेयर। तुम क्या करते हो, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 5 मीटर, राइट? सो इट इज जस्ट कंपेरिजन, मेजरमेंट इज जस्ट कंपेरिजन with unit. Now what is unit? The reference standard. The reference standard used to measure, या in terms of which any quantity is, physical quantity is measured, in terms of which any given physical quantity is measured. कोई पर्टिकुलर गिवन क्वांटिटी अगर मेजर कर सकते हैं हम किसी रेफरेंस के हिसाब से, उसी रेफरेंस को हम क्या बोलते हैं, यूनिट, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल length of table is 5 meter. It means its length is 5 times as compared to a unit, as compared to a unit called 1 meter. 1 meter के कंपैरिजन में वो 5 गुना है, राइट? ठीक है, अब हम बात करते हैं, भाई हमने यूनिट भी समझ लिया, वेरियस टाइप्स ऑफ यूनिट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ यूनिट्स। दुनिया भर में, कुछ टाइम पहले की बात है, दुनिया भर में अलग अलग यूनिट सिस्टम्स चलते थे, जिसमें से एक था सीजीएस यूनिट सिस्टम, जो बहुत फेमस वाला था, वो यही सब था। सीजीएस था, एमकेएस था,
FPS था, now what do you mean by this term? क्या है? So when I say CGS, so it is centimeter gram second. When I say MKS, it is meter kilogram second. When I say FPS, it is a British system जहां पर लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं. सो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड. अब बात तो ये होती थी कि दुनिया भर के अलग अलग कोनों में अलग अलग यूनिट सिस्टम चलाए जाते थे, विच लेड टू मेनी कंफ्यूजन्स. और जिसके बाद ये डिसाइड किया गया कि नहीं भाई, कोई कॉमन यूनिट सिस्टम ड्रॉ करने की जरूरत है. और फ्रांस के पेरिस में अब ये चीज फाइनली डिसाइड हुई कि भाई एक कॉमन सिस्टम को फॉलो किया जाए. सो लेटर इट वॉज डिसाइडेड टू कीप वन कॉमन सिस्टम जो पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड चले. ठीक है, वर्ल्ड वाइड चले. और वो कौन सा सिस्टम? तो उसके बाद जन्म हुआ द SI यूनिट सिस्टम. फुल फॉर्म इज सिस्टमे इंटरनेशनले. सिस्टमे इंटरनेशनली. फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और जिसके तहत एक्चुअली इसमें कौन सा यूनिट को मान्यता मिली है, तो इट इज बेसिकली इसमें लेंथ जो है वो मीटर में, मास जो है वो केजी में, और टाइम जो है वो सेकेंड में होगा. ये डिसाइड किया गया. तो इस तरीके से SI सिस्टम का इजाद हुआ, या SI सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया. तो अब हमको भी याद रखना है कि 9th में जब आप आ चुके हो, आपको कई बार न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे फिजिक्स के चैप्टर्स में. सो जब भी आप कर रहे होंगे तो मोस्टली ट्राई टू कन्वर्ट एवरी यूनिट सिस्टम, जो भी आपको क्वांटिटी का मेजरमेंट दिया है क्वेश्चन में, उसको आपको एक कॉमन सिस्टम में कन्वर्ट करना है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो कन्वीनियंस क्या होगा कि आप उसको SI सिस्टम में करो, यानी मीटर में लेंथ, किलोग्राम में मास, और सेकेंड्स में होगा टाइम. तो इस तरीके से SI सिस्टम का यूज हम भी इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ही एक्सेप्ट करके फॉलो करना शुरू करते हैं. राइट. अब फिजिक्स हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया, उसके टाइप्स हो गए, यूनिट्स के बारे में बात हो गई. अब हम SI सिस्टम यूनिट यूज करेंगे, वो भी बात हो गई. अब हम आते हैं आगे, एंड नाउ विल ट्राई टू डील विथ द टर्म मोशन. यहां से अपना जो चैप्टर है उसका शुरुआत होता है, जहां पर आप थोड़ा सा मोशन के बारे में समझोगे. व्हाट एग्जैक्टली इज मोशन? देखो ये है ना, क्या हो रहा है यहां पर? एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी जगह, अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर रहा है. एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, इट इज कॉन्स्टेंटली मूविंग. ठीक है, ये लगातार मूव करता रहेगा. सो जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को बदले, ठीक है, पोजीशन चेंज हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और देखने वाले के हिसाब से भी, वो मैं आगे बताऊंगा. बट फिलहाल द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन. और सिर्फ टाइम ही क्यों, यहां मैं बोलूंगा एंड ऑब्जर्वर. ठीक है, तो अब होता क्या है, एक चीज याद रखना, मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट, मोशन इज रिलेटिव टर्म.
मोशन जो है वो कैसा है, वो रिलेटिव टर्म है। बोलने का मतलब क्या, इसी से मैं रिलेट करूंगा कि ये पॉसिबल है कि मान लो ए बैठा हुआ है एक चेयर पे और बी बैठा हुआ है सामने एक चेयर पे और सी बैठा है थोड़ा दूर एक चेयर पे। तो ये पॉसिबल है कि ए के हिसाब से या बी के हिसाब से ए रेस्ट में है, पर शायद हो सकता है कि सी के हिसाब से ए 100 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो। तो भाई देखो, वही पर्टिकुलर ए वो किसी के हिसाब से रेस्ट पर भी हो सकता है, एट द सेम टाइम वो किसी के हिसाब से वो एक पर्टिकुलर मोशन की स्टेट में भी हो सकता है। हाउ इज दैट पॉसिबल? मान लो ये पूरी ट्रेन ही जिसमें ए और बी आमने सामने बैठे हैं, ये पूरी ट्रेन ही मान लो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हो, कांस्टेंट है, तो आपस में इन दोनों को लगेगा कि भाई सामने वाला रेस्ट में है, पर बाहर वाला जो दुनिया है उसको तो यही लगेगा भाई पूरा सिस्टम ही 100 की स्पीड में चल रहा है, तो ए भी वही स्पीड में चल रहा है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन कि यस, द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, टाइम के हिसाब से उसकी पोजीशन बदलती जा रही है, और साथ में ऑब्जर्वर के हिसाब से भी कि यही ऑब्जेक्ट, यही ए किसी के लिए रेस्ट पर भी हो सकता है, किसी के लिए मोशन भी हो सकता है, किसी के लिए उसकी स्पीड अलग भी हो सकती है। सो इट्स रिलेटिव, इट्स नॉट एब्सोल्यूट कि भाई सबके लिए वो 100 की स्पीड में हो, चाहे ऑब्जेक्ट अंदर है बाहर, ऐसा नहीं है। इट इज रिलेटिव, ठीक है। मान लो दो ट्रेन चल रहे हैं, एक ट्रेन ए है, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन से ट्रेन बी आ रहा है, इसकी स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है मान लो 100 किलोमीटर पर आवर। तो अब होगा क्या पता है? बी के हिसाब से ए की स्पीड क्या होगी पता है? आप कमेंट करके बताओ। दोनों अपोजिट डायरेक्शन पैरेलल ट्रैक से आ रहे हैं, इसकी ए की स्पीड है 120, बी की स्पीड है 100। सो बी के हिसाब से ए की स्पीड क्या होगी? व्हाट इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ए या ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी, आपको बताना है, राइट? तो ये आप कमेंट करके बता सकते हो। मोशन इज रिलेटिव, याद रखना इस चीज को। सो ये एक बहुत ही बेसिक चीज है। अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है और उस पोजीशन को चेंज करने में उसने कुछ टाइम भी कंज्यूम किया है, सो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम मोशन बोलते हैं। द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड मोशन। अब दो स्टेट्स आपको याद रखो इस चैप्टर में, ठीक है? दो चीजें याद रखो। सॉलिड लिक्विड गैस की बात नहीं होगी यहां पर, हम फिलहाल रेस्ट और मोशन की बात कर रहे हैं। सो व्हाट इज रेस्ट? अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर उसकी पोजीशन ही चेंज नहीं हो रही टाइम के हिसाब से, तो ऑब्वियसली हम बोलेंगे वो चीज रेस्ट में है, ठीक है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सिंपल, ठीक है? जैसे ये देखो टायर, ये बॉल, ये अपनी जगह पे है, रेस्ट में, ठीक है? और मोशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो रेस्ट में है, चेंज हो रही है टाइम के हिसाब से तो मोशन में है। जैसे यहां डिफरेंट चीज है, राइट? तो अब बात करते हैं हम, देखो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये क्या है सर? हाँ, तो ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो सीधा मूव कर रहा है, जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेट लाइन में भी मूव कर सकता है, सर्कुलर मोशन भी हो सकता है, रोटेशनल मोशन भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। पर हमारा जो चैप्टर होगा ये थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड रहेगा, ये बहुत डिफाइंड रहेगा कि हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ेंगे और इनफैक्ट थोड़ा सा सर्कुलर मोशन के बारे में भी एंड में थोड़ा सा हिस्सा हम पढ़ेंगे, ठीक है? हम फिलहाल मोशन ऑफ अ कार अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, देखो स्ट्रेट लाइन मोशन भी है, ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ हो सकते हैं। अब हम आते हैं एक टर्म दैट इज, मैंने बताया जैसे कि फिजिक्स में जब भी आप पढ़ रहे होते हो तो आप कुछ क्वांटिटीज जो है वहां डेफिनेटली पढ़ोगे। तो जब मैं कह रहा हूं कि भाई अपना चैप्टर का नाम है मोशन, तो यहां पर कुछ क्वांटिटीज आप जरूर पढ़ोगे इस चैप्टर के अंदर। कौन सी क्वांटिटीज आएंगी जरा यहां पर ध्यान देना। तो यहां पर हम डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, इसी से रिलेट करके हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, देन आएगा स्पीड, देन आएगा वेलोसिटी,
देन आएगा एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन का एक स्पेशल केस को बोलते हैं रिटार्डेशन, ठीक है। सो ये सारी चीजें, डिस्टेंस पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ऑल्सो विल डील विथ एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। तो ये सारी चीजें जो है हम इस चैप्टर में बेसिकली ये क्वांटिटीज को पढ़ेंगे। सो स्टार्टिंग विद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा ध्यान देना अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में। सबसे पहले अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है, सपोज अज्यूम करो एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा है, मान लो ये पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा है, ठीक है। तो ये हुआ इसका इनिशियल पोजीशन, ये क्या हुआ इसका इनिशियल पोजीशन। और जहां पर फाइनली पहुंचा है दैट इज द फाइनल पोजीशन। सो इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, ऑब्जेक्ट यहां से इधर तक पहुंच रहा है, राइट। अब अगर मैं बोलूं कि मान लो एक और रास्ता हो सकता है, एक और पाथ अगर ऑब्जेक्ट फॉलो कर सकता है, तो फॉर एग्जाम्पल वी डोंट अज्यूम कि मान लो सीधा नहीं गया, सपोज इसने ये रास्ता फॉलो किया, ऑब्जेक्ट असल में ऐसे गया हुआ है, यहां से वो ऐसे गया हुआ है, ये रास्ते को पूरा घूमते फिरते गया हुआ है, ठीक है। स्टिल दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। तो ऑब्जेक्ट यहां से यहां पर गया है, मान लो जो डिस्टेंस उसने एक्चुअल में कवर किया है वो है सपोज 200 मीटर, पर असल में मैं अगर सीधा डिस्टेंस, सीधा लेंथ मेजर करूं तो इट इज सपोज नॉट मोर देन, इट इज सपोज 55 मीटर। तो बोलने का मतलब ये है कि स्ट्रेट लेंथ इज जस्ट 55 मीटर, लेकिन जैसे वो गया हुआ है वो 200 मीटर है। तो ऐसे में आप एक याद रख लो कि डिस्टेंस किसको बोलते हैं और डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, कि भाई बॉडी जो रास्ता एक्चुअल में कवर किया, दैट टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज डिस्टेंस। टोटल एक्चुअल पाथ जितना भी वो घूम के गया हो, पूरा डिस्टेंस को टोटल करना पड़ेगा, दैट विल बी द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट के लिए बहुत आसान है, तुमको बस एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, भले ऑब्जेक्ट यहां से गया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, पर एक्चुअल में बॉडी पहले कहां था और अब फाइनली कहां आया है, बस उसके बीच का एक जो साइंटिफिक डिफरेंस है, एक स्ट्रेट लाइन जो सेपरेशन है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। कि भाई भले ऑब्जेक्ट ये डिस्टेंस कवर करके आया, पर असल में कितना डिस्प्लेस हुआ वो तो सीधी लाइन से ही पता लगेगा। हालांकि ऑब्जेक्ट वहां से कभी गया भी नहीं है इस रास्ते, बट अगेन हम यहां पे जो सीधा सेपरेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। सो डिस्टेंस इज a टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट सेपरेशन, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब इसमें एक और मजे की बात यह है कि डिस्टेंस जो है इसमें से वो स्केलर क्वांटिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू अंडरस्टैंड कि भाई डिस्टेंस कैसे स्केलर हुआ, डिस्प्लेसमेंट कैसे वेक्टर है। तो अज्यूम करते हैं, मान लो यहां पर दो सिचुएशन अज्यूम करते हैं, केस 1 एंड सपोज केस 2। मान लो एक ऑब्जेक्ट यहां से स्ट्रेट गया, ठीक है, 5 किलोमीटर, इसके बाद वो आगे और स्ट्रेट गया सपोज 3 किलोमीटर। अब ये इसका इनिशियल पोजीशन है और ये इसका फाइनल पोजीशन है, राइट। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। अगर मैं दूसरे केस की बात करूं, सपोज ऑब्जेक्ट यहां से चला, 5 किलोमीटर आगे गया और यहां से स्ट्रेट ना जाके वो राइट लिया उसने, अगेन उतना नहीं, 3 किलोमीटर। तो इसमें अगर मुझे देखना हो कि दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन, तो अगर
यहां का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देखें तो यहां का डिस्प्लेसमेंट विल बी 8 किलोमीटर। द सीधा स्ट्रेट सेपरेशन इज जस्ट 8 किलोमीटर, क्योंकि बॉडी स्ट्रेट ही गया था तो 5 + 3 8 हो गया। बट अगर मैं इधर की बात करूं तो यहां पर 5 5 = 25, 3 3 = 9, कितना हो गया? 25 + 9 = 34 ना, है ना? 25 + 9 = 34, यस। तो ये √34 हो जाएगा, ये जो भी है। मान लो सपोज ये आ रहा है 6.5 सपोज, ठीक है। सो व्हाट इज दिस 6.5? ये यहां का डिस्प्लेसमेंट है। व्हाट इज दिस 8? ये यहां का डिस्प्लेसमेंट है। अब आप देख सकते हो कि इधर जो डिस्टेंस है दोनों में, डिस्टेंस यहां भी 8 किलोमीटर था डिस्टेंस, यहां पर डिस्टेंस कितना था? अगेन ये टोटल एक्चुअल 5 + 3, यहां पर भी डिस्टेंस कितना था? 5 + 3 = 8 किलोमीटर, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट अगर डायरेक्शन बदल, देखो बाकी सेम है, 5 + 3 यहां भी है, 5 + 3 यहां भी है, बस फर्क क्या है? इधर उसने पहले स्टेप के बाद एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लिया, उसने स्ट्रेट गया, और यहां पर वो राइट गया। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है? बस डायरेक्शन का डिफरेंस है। ध्यान से सुना वर्ड्स क्या बोल रहा हूं मैं। दोनों में क्या डिफरेंस है? बस डायरेक्शन का डिफरेंस है। यानी डायरेक्शन बदल जाने से जो क्वांटिटी नहीं बदली वो था डिस्टेंस। न बदला तू, न बदला मैं, न बदला डिस्टेंस, बराबर। तो जो चीज डायरेक्शन के बदल जाने पर भी नहीं बदली वो डिस्टेंस है। जैसे दोनों में डिस्टेंस 8 किलोमीटर है। अगर लेफ्ट की जगह राइट की जगह लेफ्ट भी जा रहा होता तब भी वो 3 अगर कवर किया तो दैट देयर आल्सो द डिस्टेंस वुड हैव बीन 8 किलोमीटर। तो डिस्टेंस जो है इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन। लिख दू ना यहां पर, डिस्टेंस इज नॉट डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ मोशन। जबकि डिस्प्लेसमेंट देखो यहां पर 8 है, यहां पर 6.5, तो हम ये कहेंगे डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, जो हम देख पा रहे हैं। तो जो डायरेक्शन को अहमियत दे रहा है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी हो गया, क्योंकि डायरेक्शन बदल जाने से डिस्प्लेसमेंट में भी और बदल जाएगा। जैसे अगर मान लो ऑब्जेक्ट सीधा जाता 5 किलोमीटर और अगर वो वापस आ जाता मान लो 3 किलोमीटर, तो ये हो जाता इनिशियल पोजीशन, ये हो जाता फाइनल पोजीशन, राइट। तो ऐसे वाले केस में क्या होता, जो डिस्प्लेसमेंट है बस वो इतना रह जाता, ये होता डिस्प्लेसमेंट। कितना होता वो? 2 किलोमीटर रहता बस। सो डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। और जो चीज डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज स्केलर, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर। क्यों है वो रीजन हमने देख लिया, राइट। अब बात करते हैं अगेन द डेफिनेशन पार्ट। सो व्हाट इज अ डिस्टेंस? द टोटल एक्चुअल लेंथ, पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी। जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो कितना एक्चुअल पाथ कवर कर रहा है वो डिस्टेंस है। और जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। दोनों की यूनिट सेम होगी, एसआई यूनिट है ना, MKS याद रखो इसमें। तो एसआई यूनिट क्या है? लेंथ है दोनों, तो दैट इज मीटर। दोनों का रिप्रेजेंटेशन लगभग सेम रहता है, लाइक इसका D है, इसका S है। बट देखो यहां पर क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, मेरे को एक्चुअली ये ऐसे दिखाना चाहिए था, है ना। तो यहां पर एक वेक्टर का साइन होना चाहिए था, बट काफी टाइम अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो उस टाइम हम वैसे भी यूज नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल में वो साइन वाइन नहीं दिखाते, बट दैट इज अंडरस्टूड, ठीक है। अब देखो एक और बात बताइए, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव बट द डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। कैसे हो सकता है सर?
डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। अब मान लो ऑब्जेक्ट थोड़ा भी मूव कर गया है, थोड़ा भी मूव कर गया, यहां से यहां ही आ गया, तो डिस्टेंस तो चल गया ना। मान लो 2 किलोमीटर हो गया या 2 सेंटीमीटर हो गया, कुछ भी हो गया, सो कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। मान लो मैं ये कहता हूं ऑब्जेक्ट घूम फिर के वापस वहीं आ गया, ऑब्जेक्ट घूम फिर के फिर उधर ही आ गया। जस्ट हैव अ लुक, यहां से स्टार्ट किया था, इधर ही आ गया। सो इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है, राइट? तो ऐसे में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट इज 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट उधर ही आ गया, इनिशियल फाइनल सेम है, कोई स्ट्रेट सेपरेशन है नहीं। पर डिस्टेंस 0 हो सकता है क्या? नहीं यार, डिस्टेंस तो ये बहुत लंबा चौड़ा हो गया। मान लो ये 20 किलोमीटर है, सो यू कैन सी दैट डिस्टेंस कितना है यहां पर? 20 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। व्हाई इज इट सो? क्योंकि वही है भाई, ऑब्जेक्ट अगर इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी, वही कहा गया था, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 और डिस्टेंस कैन नॉट बी 0। लाइक अब देखो वहां पर नेगेटिव कब बोला होगा ना, दिस कैन नेवर बी नेगेटिव बट दिस कैन बी नेगेटिव। तो कैसे ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है वो देखो। अब मान लो ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट किया मूव करना, ये इधर गया बी की तरफ, मान लो ये 4 किलोमीटर गया। अब अगर ये वापस रिटर्न आता है उसी रास्ते, पीछे की तरफ आता है, ठीक है, मान लो ये टोटल पीछे की तरफ 8 किलोमीटर आया एंड दिस इज अ न्यू पॉइंट सी, टोटल है 8 किलोमीटर, तो ऑब्वियसली ये वाला लेंथ कितना होगा? 4। पर 4 किस डायरेक्शन में है? पहले के अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे? यहां पर डिस्प्लेसमेंट लिखोगे -4 किलोमीटर, क्योंकि पहले के हिसाब से वो हम राइट में चल रहे थे, अब तो लेफ्ट में आ गया, तो नेगेटिव साइन आ गया। पर डिस्टेंस में ऐसा नहीं है, इसमें डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पहले का 4 और अभी का 8, कितना हो जाएगा डिस्टेंस? 4 + 8 इज 12 किलोमीटर विल बी द डिस्टेंस। ऑलराइट, अब आते हैं स्पीड और वेलोसिटी पे। तो स्पीड तो तुमने सुना है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम। व्हाट अबाउट वेलोसिटी? बस वही है, डिस्टेंस की जगह क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट आ गया। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। सो दिस इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ऑब्वियसली ये यहां पर अगर d/t कर रहे हो और इधर पर वेक्टर s/t कर रहे हो, याद रखो किसी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर से मिलाओगे तो रिजल्ट वेक्टर ही आना है। सो ऑफ कोर्स इसकी वजह से ही, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसलिए वेलोसिटी आल्सो बिकम्स वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि ये दोनों स्केलर्स हैं, इसलिए स्पीड क्या है? स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। S for speed, S for scalar, S for velocity, V for velocity, V for vector, ठीक है। और दोनों की यूनिट सेम होगी ऑफ कोर्स। दोनों की यूनिट क्या होगी? दोनों की यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड। सो चेक द डेफिनेशन। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम is speed. Speed is total distance covered per unit time, distance upon time, and this is displacement occurred per unit time, displacement upon time. दोनों की यूनिट सेम है, मीटर पर सेकेंड। दोनों का रिप्रेजेंटेशन, इसका एक का v है, एक का वेक्टर v है, ठीक है। ऑफ कोर्स दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो अगर तुमको सवाल आए कि एक्सप्लेन हाउ वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो क्या लिखोगे? हाउ वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी? बिकॉज when we say velocity is given by displacement by time. Although time is a scalar quantity, but velocity is a vector quantity. Sorry, time भले ही स्केलर है, but the displacement is a vector quantity. So इसके फॉर्मूला में सिंस एक वेक्टर आ गया, किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर से ऑपरेट करोगे रिजल्ट वेक्टर ही आना है। तो यहाँ रिजल्ट क्या आ रहा है? जो भी आ रहा है वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। अब आते हैं हम एक टर्म जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? नाम से समझ आ रहा है
कि जहां पर मोशन बहुत ही फिक्स टाइप का हो, है ना। सो यूनिफॉर्म मोशन इज जहां पर स्पीड क्या है, ऐसा मोशन जिसमें स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड इज नॉट चेंजिंग, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जाम्पल जब ये चीज आ रही है तो इट इज कॉन्स्टेंटली कमिंग विद स्पीड ऑफ सपोज 30 किलोमीटर पर आवर, कॉन्स्टेंटली, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, द टाइप ऑफ मोशन in which object motion of object in which object travels in a straight line and its velocity remains constant throughout the line and covers equal distance and equal intervals of time। आपको सिर्फ क्या करना है, ये लास्ट लाइन भी याद रखो, काफी है। when an object covers equal distances, when an object covers equal distances in equal intervals of time, ठीक है, irrespective of the duration of time, but ठीक है फिलहाल के तुम इतना चल जाएगा, it is said to be in uniform motion। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मान लो ये हर घंटे, ये जो ऑब्जेक्ट है ये हर घंटे क्या कर रहा है, हर घंटे ये 30 किलोमीटर का ही डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो इसमें लास्ट लाइन जो ये बोले रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, मतलब ये है कि हर घंटे 30 किलोमीटर का मतलब हर आधे घंटे में 15 किलोमीटर का मतलब है हर 15 मिनट में 7.5 किलोमीटर का मतलब है हर 7.5 मिनट में कितना होना चाहिए, 3.75 किलोमीटर। बेसिकली अब टाइम को कितना भी छोटा करो, बट दैट यूनिफॉर्मिटी शुड बी मेंटेन्ड एवरीवेयर एट एनी इन्फिनिटेसिमल स्मॉल पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो। सो जब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट, उसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, और इसका बिल्कुल अपोजिट भी पॉसिबल है। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, ये टाइम और डिस्टेंस का अगर ग्राफ प्लॉट करो तो देखो पहले 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किया होगा, उसके बाद के 1 सेकेंड में या उसके बाद के टाइम यूनिट में जो डिस्टेंस कवर किया होगा, उसके बाद के सेकेंड या आर बोल दो उसमें जो डिस्टेंस, सो एवरी टाइम यू कैन सी कि भाई फिक्स टाइम में वो फिक्स डिस्टेंस को ही कवर करता हुआ जा रहा है। सो इट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन। अब अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, एक ऑब्जेक्ट कभी फास्ट हो रहा है, कभी स्पीड कम हो रही है, कभी बहुत ही रैंडम सा है, देखो यहां से फास्ट हुआ, फिर स्पीड कम भी हुई, ब्रेक लगाया, ठीक है, आराम से आकर रुक गया वहां, ठीक है। तो बेसिकली अगर स्पीड लगातार चेंज हो रही है तो ऐसे वाले मोशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो टाइप ऑफ मोशन, it is defined as the motion of an object in which object travels in a straight line and its velocity remains constant along the line and it covers equal distance in equal intervals of time आएगा या क्या आएगा, यहां पर क्या लिख दूं, it covers unequal distances in equal intervals of time। अब बाकी सब चीजें मत लिखो, अब सिर्फ ये लिखोगे, when an object covers unequal distances in equal interval of time, या फिर ऐसे बोल सकते हो equal distances in unequal interval of time, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब स्पीड लगातार चेंज हो रही है। पिछले वाले में क्या था, स्पीड इज कांस्टेंट, यहां पर क्या बोल सकता हूं मैं, स्पीड इज वेरिएबल। स्पीड क्या है यहां पर, वेरिएबल, चेंज हो रही है स्पीड। अब एक और टर्म है जिसको आपको पढ़ना जरूरी है, दैट इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज स्पीड एंड व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज वेलोसिटी। अब तुम्हारे सामने एक फॉर्मूला, मैंने सेट ऑफ फॉर्मूला दे दिया दोनों का। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, राइट। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यहां तक सही है। बट जब मैं बोल रहा हूं एवरेज स्पीड, तो ये कैसा है, देखो कि अगर
एक ऑब्जेक्ट यहां से मूव करना शुरू किया, इधर तक गया, मान लो दिस पॉइंट इज बी, यहां से एक छोटा डिस्टेंस कवर करके दिस पॉइंट इज सी, फिर यहां से एक लंबा डिस्टेंस कवर करके दिस पॉइंट इज डी। अब मेरा बोलने का मतलब ये है कि मान लो यहां का जो डिस्टेंस है वो S1 है, इधर का डिस्टेंस है S2, यहां का डिस्टेंस है S3। कहां का? A से B तक वो S1 है, दिस डिस्टेंस, B से C तक ये है S2, दिस डिस्टेंस इज S2, दिस इज S1, और मान लो ये डिस्टेंस है S3। ठीक है, S का हो या D1, D लिख दो, चलो हम डिस्टेंस की बात करें D से लिख देते हैं, D1, D2, D3। और मान लो यहां पर जो टाइम लग रहा है पहले वाले में, ये डिस्टेंस का जो टाइम लगा है T1, यहां पर जो टाइम लगा है वो है T2, और यहां पर जो टाइम लगा है वो T3। सो नाउ व्हाट आई मीन टू से इज कि एवरेज स्पीड कैसे निकाला जाएगा सर? सो एवरेज स्पीड इज गिवन बाय टोटल डिस्टेंस कवर्ड, यानी D1 प्लस D2 प्लस D3 बाय टोटल टाइम टेकन, T1 प्लस T2 प्लस T3, ये हो गया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, राइट? लेकिन एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि जैसे यहां टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन लिखा तो उधर टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम लिखेंगे, ऐसा नहीं है। वहां पे द स्टोरी इज डिफरेंट। मान लो A से B गया, B से C गया, और C से ये D गया। सो दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। ठीक है, ऐसे बॉडी मूव किया है। सो हियर डिस्प्लेसमेंट की कोई जरूरत नहीं है, ना ही टाइम की जरूरत है। यहां पर तुमको सिर्फ क्या चाहिए कि हर पार्ट में जो वेलोसिटी थी इंडिविजुअल, वो वेलोसिटी क्या थी। तो यहां का वेलोसिटी मान लो V2, यहां का वेलोसिटी मान लो V3। सो यहां पर एवरेज निकालने का तरीका यह है, एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय V1 प्लस V2 प्लस V3 बाई 3। अगर दो ही वेलोसिटीज होते तो सिर्फ V1 प्लस V2 बाई 2, अगर 4 होते तो बाई 4, 5 होते तो बाई 5। कितनी वेलोसिटीज है, एवरेज कैसे निकालते हैं, बस वही तरीका है। सो ये कंफ्यूज नहीं होना। जब तुमको सवाल में, क्वेश्चन में ये पूछा होगा फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, तो यही फॉर्मूला लगाना है। जब तुमको क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द एवरेज डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, तो ये फॉर्मूला लगाना है। एंड ऑफ कोर्स स्पीड है, यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑब्वियसली मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट ये चीज आपको याद रखनी है। यहां पर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, यहां पर सम ऑफ वेलोसिटी बाय नंबर ऑफ वेलोसिटी, राइट? अब आते हैं एक और बेहतरीन टर्म की तरफ। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने डिस्टेंस पढ़ा, उसके सामने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। डिस्टेंस क्या है? द टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? द स्ट्रेट लाइन सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, हालांकि दोनों की यूनिट सेम है, मीटर, ऐसा यूनिट। CGS यूनिट इज सेंटीमीटर ऑब्वियसली। फिर आया स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, स्पीड इज स्केलर, ऑफ कोर्स दोनों स्केलर है उसके फॉर्मूला में। वेलोसिटी इज वेक्टर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेक्टर बाय स्केलर, वेक्टर। अब हमने एवरेज स्पीड भी देख लिया, एवरेज वेलोसिटी भी देख लिया। अब हम आ रहे हैं एवरेज एक्सेलरेशन वाले टर्म की तरफ। ठीक है, फिर उसके बाद ना मैं आपको एक फ्लो चार्ट बताऊंगा टू अंडरस्टैंड दी थिंग बेटर। फिलहाल एक्सेलरेशन का मतलब क्या समझा आपने? जैसे हमारे बाइक्स में या स्कूटर में है ना, स्कूटी में वो एक्सेलरेटर होता है, राइट। और हमारी गाड़ियों के अंदर जो 4 व्हीलर में भी होता है, पैरों पे होता है वो, जिसमें करता है। सो उससे हमको ये तो समझ में आता है कि स्पीड बढ़ती है, पर एग्जैक्टली एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है? स्पीड बढ़ना या कुछ और? देखो, एक्सेलरेशन इज एनीवेयर जहां पर चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रहा है। जहां भी वेलोसिटी चेंज हो रही है वहां पर एक्सेलरेशन आएगा। सो अगर ज्यादा अप्रोप्रिएट देखें तो एक्सेलरेशन मैथमेटिकली इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एंड इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड।
अगर मान लो मैं सिंपल बता रहा हूं कि ऑब्जेक्ट का मूव कर रहा है, मान लो एक ऑब्जेक्ट का ऑलरेडी वेलोसिटी है u, द इनिशियल वेलोसिटी, और कुछ टाइम बाद मान लो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, द वेलोसिटी इज v, द फाइनल वेलोसिटी, और मान लो ये 10 मीटर पर सेकेंड है और अब ये हो रहा है 15 मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम लगा है ये चेंज होने में मान लो वो टाइम है 2 सेकेंड मात्र. सो द एक्सेलरेशन कैन बी गिवन बाय, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. पहले तो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल. याद रखो चेंज ऑफ वेलोसिटी के लिए हमेशा क्या करने का, चेंज ऑफ बोला है तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करना, बाय जब बोला है रेट ऑफ, रेट ऑफ का मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम. सो अगर मैं यहां पर सॉल्व करूं तो 15 माइनस 10 बाय 2, 15 माइनस 10 कितना हो गया, 5 बाय 2, दैट इज 2.5. क्या निकाला अपन ने, एक्सेलरेशन. इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ विल सी दैट. फिलहाल के लिए एकदम क्लियर कर दो, और ये समझो कि जरूरी नहीं है कि स्पीड बढ़े तो ही एक्सेलरेशन या वेलोसिटी बढ़े तो ही एक्सेलरेशन. इट इज चेंज. चेंज कैन बी आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, डजंट मैटर. सो व्हाट इज एक्सेलरेशन, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. रेट ऑफ मतलब डिवाइड बाय टाइम. रेट ऑफ का मतलब क्या है, डिवाइडेड बाय टाइम, पर यूनिट टाइम. और चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी फाइनल माइनस इनिशियल. इसी के अनुसार होगा चीजें. मान लो एक गाड़ी है, मूव कर रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी u, थोड़े टाइम बाद उसका जो वेलोसिटी है मान लो वो हो गया v, द फाइनल वेलोसिटी, और इसमें जो टाइम लगा है लेट दैट टाइम बी t. u से v होने में टाइम लगा, दैट टाइम इज t. ठीक है. अब चेंज ऑफ वेलोसिटी इज फाइनल माइनस इनिशियल. ठीक है. एक्सेलरेशन इज चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम, एज पर हमने देखा अभी डेफिनेशन. सो एक्सेलरेशन इज v माइनस u बाय t. देखो कितने फॉर्मूलाज अपन ने अभी तक पढ़ लिए. v माइनस u बाय टी. चेंज ऑफ वेलोसिटी का यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी है यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा, और नीचे टाइम है सेकेंड. तो अगर मिलाएं इसको तो एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या आएगी, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट आएगी मीटर, और नीचे 2 बार सेकेंड आ गया तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये यूनिट अगर आपने ढंग से नहीं लिखा तो आधे मार्क्स तो वहां कट जाते हैं. तो ये ध्यान रखना कि यूनिट में गड़बड़ी ना करें. एक्सेलरेशन इज चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम. चेंज ऑफ वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, टाइम का सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन. ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एंड ऑफ कोर्स इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि भाई नीचे तो स्केलर है, ये स्केलर है, पर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन हैज टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी. रिटार्डेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन. अब मान लो कि मैंने ये कहा कि हमने स्पीड बढ़ाई, फॉर एग्जांपल u इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड बढ़ के अब हो गई v इज इक्वल टू मान लो 6 मीटर पर सेकेंड, और ये हुआ है पूरा 2 सेकेंड में, राइट. तो इसमें एक्सेलरेशन क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम, दैट इज 6 माइनस 2 बाय 2, दैट इज 4 बाय 2, 2 1s are 2 2s are. तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये हो गया अपना एक्सेलरेशन, राइट. और अगर हम बात करें नेगेटिव एक्सेलरेशन की, तो मान लो स्पीड कम हो रही है, मान लो ब्रेक लगाया गया, इफ सपोज ब्रेक अप्लाई किया, तो इनिशियल वेलोसिटी मान लो मैं कहता हूं 6 मीटर पर सेकेंड, और अब वो ड्रॉप होके जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो रही है 2 मीटर पर सेकेंड. टाइम यहां भी लगा मान लो 2 सेकेंड. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वही रहेगा, फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम, राइट. तो क्या हो जाएगा, यहां पर फाइनल कम है 2, इनिशियल ज्यादा है 6, बाय टाइम है 2, सो दैट इज -4 बाय 2. कितना हो जाएगा, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द एक्सेलरेशन. सो याद रखना, जब भी ब्रेक्स लगाया जा रहा है, जब भी स्पीड रिड्यूस हो रही है, तो एक्सेलरेशन कैसे एक्ट कर रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन. ठीक है. जैसे एक बहुत ही बेहतरीन एक कॉमन एग्जांपल आपको दूंगा कि जब मैं इस ऑब्जेक्ट को हाइट से नीचे फॉल करा रहा हूं, ड्रॉप कर रहा हूं, तो जैसे ये गिरेगा इसकी स्पीड बढ़ रही है, इसकी स्पीड बढ़ रही है. क्यों, क्योंकि ये नीचे जा रहा है, नीचे मूव कर रहा है, और इस मोशन को सपोर्ट करने के लिए एक एक्सेलरेशन लगातार एक्ट कर रहा है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी.
सो इट इज एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, मोशन भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है जहां पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है, इसलिए इसका स्पीड बढ़ रहा है, राइट। सोचो अगर इसका अपोजिट हो, ऑब्जेक्ट को हम ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो उसकी स्पीड ऊपर जाके कम होती है, एक पॉइंट पे जाके 0 हो जाती है, फिर वो नीचे आता है। तो स्पीड कम क्यों हो रही है भाई? क्योंकि एक्सेलरेशन उसके अपोजिट काम कर रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है। ऑब्जेक्ट ऊपर मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे होता है। सो जब भी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, स्पीड रिड्यूस होगा। याद रखना, याद रखना, whenever speed is decreasing, acceleration is negative. Whenever speed is increasing, acceleration is positive. नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। यूनिट तो सब कुछ सेम है, सब कुछ फॉर्मूला भी सेम है, सब कुछ सेम है, बस याद रखना नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, एंड ऑफ कोर्स व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड सो एंड सो। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये तो हमने ऑलरेडी बता दिया कि भाई वेलोसिटी चेंज हो तो रहा है, पर कहां पर ज्यादा तेजी से हो रहा है। अगर यहां पर वेलोसिटी ज्यादा फास्ट तेज मतलब चेंज हुआ तो इधर पे मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन इज हाई, और जहां पर एक्सेलरेशन लो है वहां पर देखो ज्यादा तेजी से स्पीड चेंज, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। मतलब देखो ऑब्जेक्ट कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस या ज्यादा वेलोसिटी चेंज कर पा रहा है व्हेन द एक्सेलरेशन इज हाई। और अब देखो एक्सेलरेशन लो है तो क्या हो रहा है? कार इज स्पीडिंग अप है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन जो है वो वहां पर पॉजिटिव है, राइट। जब एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना, ब्रेक लगा रहे हो, यहां पर ब्रेक लगाया गया, एक्सेलरेशन रिवर्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, दैट इज रिटार्डेशन हैपनिंग। ठीक है, अब आपको ना मैं एक बेसिक फंडा बताता हूं चैप्टर का, हमने जो पढ़ा है उसके हिसाब से। सो हमने स्टार्ट किया था विद द चैप्टर मोशन, ऑफ कोर्स, ठीक है, हालांकि अभी चीजें हैं पढ़ने को, पर मैं बता रहा हूं। मोशन में हमने ये देखा कि मोशन जो है वो हो सकता है 1 डायमेंशन का, है ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसको 1 डायमेंशनल मोशन कहते हैं, 1D मोशन कह सकते हो। एक होता है मोशन इन प्लेन, इसको तुम 2D मोशन बोल सकते हो। मान लो ये जमीन पे, फर्श पे कोई चीज, कोई कीड़ा रेंग रहा है तो वो बस 2 डायमेंशन में चल रहा है ना, स्ट्रेट नहीं जा रहा, यहां वहां जा रहा है, पर वो फ्लोर पे ही है, प्लेन पे ही है। एक होता है मोशन इन स्पेस, ये होता है 3D मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। जैसे यहां पर अभी कोई ऑब्जेक्ट यहां पर उड़ रहा है, बटरफ्लाई यहां वहां जा रही है, कोई जेट प्लेन मूव कर रहा है आसमान में, तो उसका कोई स्पेसिफिक ना तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ना ही वो पर्टिकुलर प्लेन में चल रहा है, वो पूरा स्पेस को यूटिलाइज कर रहा है, दैट इज 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो हम जो अपना पढ़ाई अभी फिलहाल जो कर रहे हैं दैट इज वेरी स्पेसिफिक, दैट इज स्ट्रेट लाइन वाला मोशन हम पढ़ रहे हैं। स्ट्रेट लाइन वाले मोशन में भी हमको याद रखना है कि भैया इसके अंदर हमको बात ज्यादा नहीं करनी है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 टाइप की चीजें देखेंगे, यूनिफॉर्म मोशन जहां पर स्पीड क्या होती है, स्पीड इज कांस्टेंट, और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जहां पर स्पीड क्या होती है, स्पीड वेरिएबल होती है। सो व्हेन आई से यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन आई से नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो इसका मतलब ये है इधर स्पीड कांस्टेंट है, इधर स्पीड चेंज हो रही है, राइट। अगर स्पीड कांस्टेंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ऐसे वाले केस में एक सिंपल फॉर्मूला लगता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अगर स्पीड चेंज हो रहा है, वेरिएबल है, तो स्पीड इज इक्वल टू, तो वहां पर स्पीड अगर चेंज हो रहा है तो यहां पर आ जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आ गया, यानी कि यहां पर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट। जबकि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो v और u सेम हो गया, तो v माइनस यू 0 बाई कोई भी टाइम रखो तो 0,
तो यहां पर एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 होता है। यूनिफॉर्म मोशन इज नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन। स्पीड वेरिएबल है तो इसका मतलब एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा तो भैया अपना फॉर्मूला आएगा a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, ये फॉर्मूला आएगा। और इसी कंसेप्ट में, इसी फॉर्मूला से बेटा, इसी फॉर्मूला से हम आगे ना कुछ और स्पेशल चीज पढ़ने वाले जिसको हम बोलते हैं काइनेमैटिकल इक्वेशंस। इसमें असल में 3 इक्वेशंस आएंगे जो आपको फिलहाल मैं बोलता हूं, आप उसको ध्यान में रख लो अच्छे से, उसको हम आगे डिराइव करेंगे। पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as। ठीक है, ये 3 इक्वेशंस जो है बहुत काम आएंगे हमको न्यूमेरिकल्स में, एंड इसका इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा होने वाला है, तो इसको बिल्कुल नहीं भूलना है, अच्छे से रिकॉल कर लो। आगे हम इसको डिराइव करने वाले हैं, कैसे आया वो डिराइव करने वाले हैं। सो दीज आर काइनेमैटिकल इक्वेशन। काइनेमैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। सो फिलहाल काइनेमैटिक्स मतलब इतना याद रखो, यहां पर हम कोई कॉज ऑफ मोशन के बारे में नहीं पढ़ते कि भाई वो फोर्स के बारे में या कोई भी चीज फोर्स से रिलेटेड नहीं पढ़ते, जिसने मोशन में लाया उस चीज के बारे में बात नहीं करते हैं। सिर्फ ऑब्जेक्ट मोशन में है तो क्या क्या पैरामीटर्स है उसके बारे में बात करते हैं, डिस्टेंस, स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, वही बात करते हैं। इसलिए आपको u, v, a, t और s दिखता है ना। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, यही चीजों पे घूमता है। ये काइनेमैटिक्स है। यहां पर हम फोर्स की बात नहीं करेंगे, वो अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। तो थोड़ा फ्लो समझ लो कि भाई कहां पर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाना है, कहां पर ये काइनेमैटिकल इक्वेशंस काम आएगा। दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। इसमें भी होता है एक्सेलरेशन अगर एग्जिस्ट कर भी रहा है तो 2 टाइप से, एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हम जहां पढ़ रहे हैं वहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये अज्यूम कर रहे हैं। सो दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो हम पढ़ रहे हैं। मैं उसमें फर्दर बाइफर्केशन नहीं कर रहा, बट दैट ये फैक्ट है। नॉन यूनिफॉर्मली हमको पढ़ना नहीं है। वैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन जैसे मैंने आपको बताया कि भाई एक है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as, या v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको इधर ले लो तो वही हो जाता है, राइट। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसी से इसी को रीअरेंज किया तो वी गेट दिस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हम देखेंगे, डोंट वरी। तो इसको हम ग्राफिकल मेथड से भी इसको हम डिराइव करेंगे और नॉर्मल मेथड से भी हम इसको डिराइव करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द नॉर्मल मेथड। deriving kinematical equations। ठीक है, तो मान लो कि एक ऑब्जेक्ट का इनिशियल u इज द इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी, मान लो a जो है वो वहां का एक्सेलरेशन है, s इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन, मतलब जब वो वेलोसिटी चेंज हो रही थी उस दौरान का डिस्प्लेसमेंट है, और t जो है वो क्या है, t इज द टाइम, राइट। तो ऐसे में अगर मैं ये कहूं कि ऑब्जेक्ट जो था वो इनिशियली मूव कर रहा था विद दिस वेलोसिटी, आफ्टर अटेनिंग दिस एक्सेलरेशन, आफ्टर हैविंग दिस एक्सेलरेशन नाउ द वेलोसिटी इज चेंज्ड, ठीक है, और इसमें जो इस दौरान जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो s है, जो टाइम लगा है वो t है, ठीक है। आई स्टार्ट विद डिराइविंग दैट। हमको क्या क्या डिराइव करना है, पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सो डिराइव दिस, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये डिराइव करना है। फिर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये डिराइव करना है।
और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as, ये डिराइव करना। इसको यूज करके न्यूमेरिकल तो किया ही जाएगा, पहले ये डिराइव करना ज्यादा जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन इज चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम, फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम। टाइम यहां आया, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो a इंटू टी इज इक्वल टू v माइनस यू। अब भाई ये माइनस u को जब तुम इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? u प्लस ए टी इज इक्वल टू v, और v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। देखो आ गया पहला वाला, पहला वाला हमने प्रूव कर लिया। क्या बात है भाई, बड़े तेज किया आपने। कुछ नहीं, बस बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, फिर टाइम को इधर लाया, माइनस यू को इधर लाया, यू गॉट दैट। ऑलराइट, आगे चले। अब हमको ये हो गया, ये दोनों चीजें देखनी है तो भाई वो भी कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ही होता है वैसे वेलोसिटी, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पर तो एस आ जाएगा, टाइम की जगह पर टी आ जाएगा, पर वेलोसिटी क्या है? यहां पर दो वेलोसिटीज है यार, कंफ्यूजिंग, u और v। तो मेरे को तो भाई दोनों का एवरेज लेना पड़ेगा। सो दिस विल बी u प्लस वी बाई टू। अगर आपको याद हो, मैंने एवरेज वेलोसिटी का भी फॉर्मूला बताया था, सम ऑफ वेलोसिटीज बाय नंबर ऑफ वेलोसिटी। यहां दो ही वेलोसिटी, अपॉन 2 होगा, सो u प्लस वी बाई टू। अब ये टाइम को यहां ले लो, सो आई गेट s इज इक्वल टू u प्लस वी बाई टू इंटू टाइम आ गया ना। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको इक्वेशन, सपोज, वैसे तो इक्वेशन 1 ये है, सपोज दिस इज सम इक्वेशन a फॉर एग्जांपल, a भी नहीं, a तो हमने कुछ सिंबलाइज किया, ठीक है। एनी नंबर, मान लो रोमन में आपने 1 ले लिया, इसको रोमन में, राइट। तो अब मेरा पॉइंट ये है कि इस इक्वेशन 1 से मैं इनफैक्ट दोनों चीजें निकाल पाऊंगा। देखो कैसे, इसी इक्वेशन में अगर आप समझो t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, t की वैल्यू, नाउ यू नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। सो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं ना, t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए, बस ये डाल दो, ठीक है। सो अगर मैं इसमें लिखूं s इज इक्वल टू, यहां पर लिखूं अगर s इज इक्वल टू u प्लस वी बाई टू इंटू टी इज v माइनस यू बाई ए। तो 2 और a को जो डिवाइड में है, इसको अगर यहां भेजो तो क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 इंटू ए इंटू एस, 2a इधर आ गया ना, मल्टीप्लाई हो गया, 2as इज इक्वल टू, अब ये क्या हो गया देखो, v प्लस यू और v माइनस यू। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये हो गया 2as। आ गया, देखो ये वाला आ गया, कुछ नहीं किया इसमें, बस हमने t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, वैल्यू ऑफ t एज v माइनस यू बाई ए। देखो यहां पर t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी हमने, राइट। और अब मेरे को अगर इसी वाले में, इसी इक्वेशन में मान लो t की जगह अगर मैं कुछ और सब्स्टिट्यूट करता हूं, क्या कुछ और, देखो s इज इक्वल टू u प्लस समथिंग बाई 2 इंटू टी। मतलब आई वॉन्ट टू, समथिंग क्या है भाई, u प्लस वी बाई 2 था, v है यहां पर v की वैल्यू तो मैं u प्लस ए टी डाल सकता हूं ना। तो यहां पर डाल दिया हमने u प्लस ए टी, राइट। अब देखो ये क्या हो जाएगा, u प्लस यू इज नॉट यू स्क्वायर, u 2u होता है, राइट।
u इंटू यू इज यू स्क्वायर, काफी बच्चे यू स्क्वायर बोल देंगे, ये प्लस है तो ये 2u हो जाएगा, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो यहां पर हो जाएगा s इज इक्वल टू 2u प्लस at द होल बाय 2 इंटू टी। ठीक है, अब देखो s इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, डिनोमिनेटर में स्प्लिट करता हूं, 2u बाई 2 प्लस at बाई 2, और बाहर अपना t ऑलरेडी सेफ है। अब देखो ये 2 कैंसिल हो गया यहां का, और इस t को आप भेज दो अंदर तो दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू u इंटू टी इज ut प्लस ये 1/2 है ही यहां पर, है ना, ये अपॉन 2 मतलब 1/2 ही, और a इंटू टी और बाहर का फिर t आ रहा है, यानी t और t स्क्वायर हो जाएगा, यानी a इंटू टी स्क्वायर, और ये आ गया अपना तीसरा इक्वेशन, या फिर तुम दूसरा हो व्हाटएवर। सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखिए यानी क्या किया हमने, एवरेज वेलोसिटी वाला जो टर्म आया टाइम को यहां भेजने के बाद, उसी में अगर तुम v की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो v का u प्लस at, तो एंड सिंप्लीफाई करते हो तो यू गेट दिस ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। पर उसी इक्वेशन में अगर v का सब्स्टिट्यूट ना करके t को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, फ्रॉम दिस लॉजिक a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, तो t क्या हो जाएगा, है ना, ये इधर आया ये इधर आया, सो t कैन बी गिवन बाय v माइनस u अपॉन a। तो t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो यू गेट दिस इक्वेशन। एक बार आपको बस ध्यान से देख लेना है स्टेप्स, ठीक है, और उसके बाद बिना देखे यू सॉल्व दिस, गेट इट। ठीक है, तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बस आपको दिमाग लगाना है, और एक एक स्टेप जहां पर आपको, जैसे ये स्टेप याद रखना था, बाकी सिंप्लीफिकेशन है। यहां पर भी खाली ये वैल्यू में t की वैल्यू हमने क्या, v की वैल्यू हमने क्या सब्स्टिट्यूट करी वो ध्यान रखना है, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन है, राइट। तो ये हमने नॉर्मल मेथड से किया डिराइव, इसको हमको ग्राफिकल मेथड से भी करना होगा, सो वो भी देख लेते हैं, आ जाओ। पहले उसके लिए हमको ग्राफ वाले कॉन्सेप्ट को समझना होगा, राइट। तो 3 टाइप के ग्राफ होते हैं, याद रखना, इस चैप्टर में तो हम इस कॉन्सेप्ट में 3 टाइप के ग्राफ पढ़ेंगे हम। एक होगा पोजीशन टाइम ग्राफ, xt ग्राफ, डिस्टेंस टाइम भी बोलते हैं काफी टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द vt ग्राफ, मतलब ये हो गया xt, ये हो गया vt ग्राफ, और एक होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो उसमें यहां पर एक्सेलरेशन है at ग्राफ। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो ऑफ कोर्स टाइम चाहे 0 सेकेंड हो, 1 सेकेंड हो, 2 सेकेंड हो, 3 सेकेंड हो, थ्रू आउट द टाइम जो तुम्हारा पोजीशन होगा वो क्या रहेगा, इट विल बी सेम, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। हर पॉइंट पे पोजीशन क्या रहने वाला, सेम रहेगा। जस्ट सी दिस, चाहे 0 सेकेंड हो चाहे 1 सेकेंड हो, बस आप देखते जाओ, ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग को समझो कि थ्रू आउट द टाइम, वेदर इट वाज 0 सेकेंड, वेदर इट वाज 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, every point of time what you will see is the displacement is damn fixed, the position is damn fixed। कि भैया वो मान लो 2 मीटर पे बैठा था, रेफरेंस पॉइंट से 2 मीटर की दूरी पे था, तो वो लगातार उसी पॉइंट पे है, इट्स नॉट चेंज इवन। मतलब मान लो यहां पर उसका रेफरेंस पॉइंट है, ओरिजिन है, ओरिजिन से 2 मीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट पड़ा था, अभी भी वो लगातार वहीं पर पड़ा हुआ है, इट्स नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन। मतलब इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, अच्छा, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, अगर रेस्ट में है तो वेलोसिटी क्या होगी, 0, तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो क्या होगा, थ्रू आउट द टाइम द वेलोसिटी इज व्हाट, 0। एक्सेलरेशन टाइम, ऑफ कोर्स वेलोसिटी 0, तो एक्सेलरेशन क्या ही एग्जिस्ट, 0। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या है, यहां पर स्पीड इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या है, स्पीड इज कांस्टेंट। अब स्पीड जब कांस्टेंट है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, मान लो स्पीड इज कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल द कांस्टेंट स्पीड इज फॉर एग्जांपल 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर पहले सेकेंड में 2 मीटर है ओरिजिन से, तो दूसरे सेकेंड में वो कहां पे रहेगा, दूसरे सेकेंड में वो 2 मीटर तो पहले ही कवर कर चुका है, अब ओरिजिन से कितनी दूरी पे होगा, 4 मीटर, क्योंकि हर सेकेंड वो 2 मीटर दूर जा रहा है।
तीसरे सेकंड में कितना होगा? 6 मीटर। सो इफ यू ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। ओरिजिन से पहले वो 2 मीटर पे था, अब और 2 मीटर चल गया, अब और 2 मीटर चल गया। सो द डिस्टेंस विल बी 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, राइट। सो जब भी हमारा यूनिफॉर्म मोशन होगा, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ या द पोजीशन टाइम ग्राफ विल बी दिस, राइट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब मान लो हमने ये बोला कि द स्पीड इज कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब थ्रू आउट द टाइम स्पीड चेंज नहीं हो रहा, इट इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो मान लो चाहे सपोज वेलोसिटी में ये है, दिस इज 1 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड। अब हमने बोल ही दिया है वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो चाहे 1 सेकेंड हो, 0 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, हर पॉइंट पे द वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, इट्स 2 मीटर पर सेकेंड। So it will be a straight line which will be parallel to x-axis, the time axis, right? अच्छा, अगर velocity constant है बच्चा, if the velocity is constant, मतलब u भी वही है जो v है, u भी वही है जो v है, that is 2 मीटर पर सेकेंड। तो acceleration क्या आएगा? v minus u by t, this is same, ये 0 हो जाएगा, 0 by t is what? 0. So acceleration क्या आएगा? 0. Throughout the time the acceleration 0. आगे चले, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन यहां पर क्या है? कांस्टेंट है। मान लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है कि 0 सेकेंड पे अगर मान लो मैं ये कह रहा हूं कि द वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी होगी? 4 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी होगी? 6 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद वेलोसिटी कितनी होगी? 8। मतलब हर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब ये है कि हर, बिकॉज द एक्सेलरेशन लगातार हम करते जा रहे हैं, कांस्टेंट है, वो लगातार एक्सेलरेट हो रहा है, पकड़ के रखा है उसको, तो हर सेकेंड वेलोसिटी इज एडिंग अप बाय 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यही हुआ, एवरी सेकेंड द वेलोसिटी इज एडिंग अप बाय 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जब तुम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इट विल बी लाइक दिस, क्योंकि हर पॉइंट पे the velocity is increasing 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी टाइम में ग्राफ ऐसा आएगा। अगर तुम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बोलोगे, इट इज कांस्टेंट ना, तो मान लो यहां पर दिस विल बी कांस्टेंट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। बट व्हाट अबाउट द पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्सटी ग्राफ क्या होगा इसका? भाई पहले 2 सेकेंड में अगर वो 2 मीटर कवर करा था, अगले 2 सेकेंड में 4 मीटर कवर करेगा। सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। देखो, ये हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एंड ये हो गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। थिंक ऑन दिस, ठीक है? थोड़ा फास्ट बताया मैंने। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब स्पीड कम हो रही है। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, मान लो कि रिटार्डेशन इज -2 मीटर पर सेकेंड, तो वही चीज होगी, उसका पोजीशन टाइम ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, है ना। सो अगर तुम पोजीशन रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है, तो ऐसे में एक्सेलरेशन रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा एक पॉइंट पे। वेलोसिटी कम होते हुए क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है? स्पीड कम हो रही है, एक पॉइंट पे आगे 0 हो जाएगी, ठीक है? अब आते हैं हम सर्कुलर मोशन के ऊपर, बट उससे पहले, सर्कुलर मोशन से पहले एक कॉन्सेप्ट हमको करना बाकी है, दैट इज डिराइविंग काइनेमेटिकल इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। वो बाकी है ना, काइनेमेटिकल इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। कुछ स्कूलों में शायद ये ओमिट भी कर दिया जाता है, बट पढ़ना जरूरी है भाई। तो अगर मान लो हम उसी चीज, वही कॉन्सेप्ट ले रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी है u, ठीक है? इनिशियल वेलोसिटी इज u, वो एक्सेलरेट हुआ बाय वैल्यू a। नाउ द फाइनल वेलोसिटी इज v, द डिस्प्लेसमेंट इज s, द टाइम टेकन इज t। ये चीज तुमको ना वर्ड में लिखनी होती है, बिकॉज कोई भी डेरिवेशन बिना
टर्म को एक्सप्लेन किए नहीं होगा। तो तुमको ये वर्ड्स में, सेंटेंस में, स्टेटमेंट में स्टार्ट में लिखना होता है बिफोर स्टार्टिंग द डेरिवेशन। सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u, after having the acceleration of a, the final velocity becomes v. Let s be the associated displacement and t be the time taken for this change in velocity. और उसके बाद आपको ये शुरू करना है, क्योंकि ये ग्राफिकल मेथड है, तुमको याद रखना है कि यहां पर ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा। तो दिस इज टाइम और ये है वेलोसिटी। अब एक बात याद रखो, जब भी तुम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो एक बात दिमाग में फिक्स कर लो, वो मैं आएगा सेकंड वाले पॉइंट पे मैं लाऊंगा। फिलहाल अब मेरे को पता है कि एट टाइम t इक्वल टू 0 द वेलोसिटी इज ऑलरेडी नॉट 0, वेलोसिटी ऑलरेडी मूव कर रहा है बॉडी। तो t इक्वल टू 0 यहां पर है, उस पॉइंट पे बॉडी ऑलरेडी मूव कर रहा है। सो ये जो पोजीशन a है, दिस पोजीशन इज b सपोज, तो ये पोजीशन a ऑलरेडी है। सो सपोज ये वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड में भी, सो ये हो गया इनिशियल, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी। अब ये मूव कर रहा है और आफ्टर सम टाइम द वेलोसिटी इज इंक्रीज, फॉर एग्जांपल द वेलोसिटी इज इंक्रीज एंड आफ्टर टाइम t व्हाट यू कैन सी द न्यू वेलोसिटी हैज बिकम व्हाट, अब ये नया वेलोसिटी कितना हो गया, v हो चुका है। ठीक है, सो दिस पॉइंट इज b। मैंने इसको ऐसे नहीं दिखाया, तो ये तुम्हारा, फिलहाल अगर मैं बताऊं तो ये तुम्हारा क्या हो गया, बेसिक ग्राफ। कि ऑब्जेक्ट, बस ऑब्जेक्ट का मोशन ये है, दिस इज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए से बी ग्राफ में। पर अगर लॉजिकली देखे तो क्या है, एट t इक्वल टू 0 द वेलोसिटी वाज u, राइट। आफ्टर टाइम t द वेलोसिटी हैज बिकम v। ठीक है, अगर मैं इसको जोड़ूं ऐसे, सपोज ये पॉइंट को हमने नाम दिया, दिस ओरिजिन इज o, मान लो ये ओरिजिन o है, दिस पॉइंट इज ए बी, सपोज ये c हो गया और ये d है। ठीक है, अब बस इसी को यूज करके हमको क्या करना है, वो काइनेमेटिकल इक्वेशन डिराइव करना है। मतलब क्या डिराइव करना है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as। ये तीन चीज हमको डिराइव करनी, नॉट अ बिग डील, जस्ट सी दिस फर्स्ट। स्टार्ट वही करेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, राइट। सो एक्सेलरेशन इज, अब ग्राफिकली बताओ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, ग्राफिकली व्हाट इज चेंज ऑफ वेलोसिटी हियर। देखो फाइनल वेलोसिटी ये है bd और इनिशियल वेलोसिटी है ao, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये लाइन ao और फाइनल है bd। सो मैं लिखूंगा यहां पर bd माइनस ao बाय टाइम, टाइम है ये, कितना टाइम लगा od, ग्राफिकल लिखना, और नेक्स्ट स्टेप में फिर वही काम उतार देना है। bd की वैल्यू क्या है, bd की वैल्यू वही होगी जो यहां की वैल्यू है, सो दैट इज कितना हो गया, ये v है, सो दिस इज ऑल्सो v। ao की वैल्यू है u और od की वैल्यू है t, सो v माइनस यू बाई टी, फिर वही अरेंजमेंट, ये हो गया at इज इक्वल टू v माइनस यू यहां आया, सो v इज इक्वल टू u प्लस at। ये वही था जो पिछले वाले में किया, सिर्फ एडिशनल स्टेप ये है कि तुमको ग्राफ में से पहले वो टर्म्स क्या है वो बताने हैं। सर बाकी भी सेम है क्या, नहीं, बाकी में थोड़ा सा अलग है, राइट। अब क्या करना है, यू विल स्टार्ट विथ द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय, याद रखना वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर तुमको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो
तो ये जो एरिया होता है, एक सेकेंड, ये जो एरिया होता है ना, ये जो प्लॉट के अंदर का जो एरिया है, दिस गिव्स यू द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर तुमने ये एरिया निकाल लिया, सो दैट इज सिंपली द डिस्प्लेसमेंट। जो भी प्लॉट है उसके अंदर का एरिया। मान लो अगर तुमको अगर कोई न्यूमेरिकल दिया हो, उसमें ऐसे बोला गया है मोशन के बारे में कि यहाँ से गया ऑब्जेक्ट ऐसे, और यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो बस ये एरिया निकालना है। सो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ग्राफिकली बोला है, तो तुमको बस ये शेडेड पोर्शन का एरिया निकाल देना है, मतलब जो भी प्लॉट है उसके अंदर का एरिया निकालना है। सो नाउ displacement S is given by area of trapezium, that shape is trapezium, ABDO. So area of trapezium का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैन बी गिवन बाय हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। देखो ये और ये साइड पैरेलल है, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स V प्लस यू। मैं फिलहाल लिखता हूं सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, यही होता है। सो S इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इज BD प्लस AO, BD प्लस AO इंटू हाइट। व्हाट इज द हाइट? दोनों पैरेलल साइड के बीच का जो परपेंडिकुलर दिख रहा है, दिस इज, सो दैट इज OD। अभी वैल्यूज डाल दो उनकी। सो हाफ इंटू BD की वैल्यू है V और AO की वैल्यू है U, तो V प्लस U इंटू OD इज व्हाट? T, राइट। अब आप यहां पर क्या कर सकते हो? अगेन वो T की वैल्यू पुट कर लो, T की वैल्यू पुट कर लो कि T क्या है? वही V माइनस U बाई A जो हमने पिछली बार करा था। So S is equal to half into V plus U into V minus U the whole by A, ये 2A इधर आ गया, so 2AS is equal to V square minus U square, ये आ गया आपका एक इक्वेशन। So 1 2, ये दो इक्वेशंस हो गए अपने। अभी ये वाला करना है, आ जाएगा वो भी। अगेन सेम लॉजिक, डिस्प्लेसमेंट इज एरिया ऑफ ट्रापेजियम ABDO, राइट। अब ट्रापेजियम को भी मैं लिख सकता हूं एक और तरीके से, ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल, राइट। सो दिस कैन बी रिटन एज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये वाला, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDO, ऑलराइट। So S is equal to area of triangle is half into base into height. Half into base is AC into height is BC. So half into AC into BC और plus area of rectangle is length into breadth. तो यहां पर AO into OD, right? अभी वैल्यू डालते जाओ। So S is equal to half into AC और BC का वैल्यू क्या है? देखो AC का वैल्यू है वही जो OD का वैल्यू, दैट इज T, प्लस BC का वैल्यू क्या है? BC इज दिस। अब ये लेंथ हमको नहीं पता, पर आसान है। टोटल लेंथ यहां से यहां तक का V है और ये वाला लेंथ जो है वो U है, तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी V माइनस U, तो ये हो जाएगा अपना V माइनस U प्लस AO इंटू OD। AO इज दिस यानी U और OD इज दिस यानी T, तो ये हो गया U इंटू T। अब देखो लगभग हम वो फॉर्मेट में आ रहे हैं, S इज इक्वल टू UT। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको पहले स्टार्टिंग में लिख लेता हूँ। सो UT प्लस, अब मैं ये लिख दूं हाफ। अब देखो एक्सेलरेशन क्या होता है? V माइनस यू, V माइनस यू, एक सेकेंड। सो यू नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू
v माइनस यू बाई टी, राइट। तो अगर मैं इसको इधर ले लूं तो v माइनस यू को लिख सकता हूं मैं a इंटू टी। तो यहां पर क्या मैं इस v माइनस यू को लिख सकता हूं a इंटू टी? यस। तो ये हो जाएगा पहले का t, जैसे इंटू ना, और ये हो जाएगा a इंटू टी। तो t इंटू a इंटू टी क्या हो जाएगा? at स्क्वायर हो जाएगा। सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल इक्वेशन। ठीक है, याद रखना, ये वाला चीज याद रखना। डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय, सभी ग्राफ में नहीं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब भी रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी गिवन बाय द एरिया ऑफ द प्लॉट के अंदर का जो एरिया रहेगा वो। ठीक है, अब फाइनली अगर हम आते हैं तो चैप्टर में एक चीज और बची हुई है, दैट इज अ सर्कुलर मोशन। उसके बाद सारे फॉर्मूलाज एक साथ हम लिख देंगे। सो सर्कुलर मोशन क्या है? ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल या फिर अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसमें एक और टर्म आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या फिर यूसीएम। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? सिंपल है, कांस्टेंट स्पीड। जब कोई चीज सर्कुलर मोशन में घूम रही है, गोल घूम रही है विद अ कांस्टेंट स्पीड, सो व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, राइट। तो यहां पर फॉर्मूला तो वही आएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस कितना है? मान लो एक चक्कर लगाने में डिस्टेंस है, रेडियस अगर r है तो एक चक्कर में डिस्टेंस है 2 पाई r, और एक चक्कर में जो टाइम लगता है, इफ दैट टाइम इज t, तो मैं इसको क्या, 2 पाई r स्पीड इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन क्या हो जाएगा? t, राइट। सो इन कंप्लीटिंग वन सर्कल, है ना, सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई r, द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज t, सो द फॉर्मूला इज 2 पाई r बाय t, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो जैसे यहां पर फिक्स टाइम लग रहा है ना, इसको पूरा सर्कुलर मोशन करने में, सो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टेकिंग इक्वल डिस्टेंस। अब देखो सर्कुलर मोशन में एक बात याद रखना, किसी भी सर्कुलर मोशन में इट कैनॉट बी लाइक, यहां पर कभी भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। वेलोसिटी क्यों नहीं कांस्टेंट हो सकती सर? तो ये बात याद रखना कि एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज चेंजिंग। हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदल रहा है। सो यहां द वेलोसिटी कैन नेवर बी कांस्टेंट। वेलोसिटी को कांस्टेंट होने के लिए देखो, मान लो 2 मीटर पर सेकेंड, ये अगर कांस्टेंट भी है तब भी डायरेक्शन इज चेंजिंग एट ऑल दी पॉइंट्स। तो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कैन नेवर बी कांस्टेंट, भले ही वो यूनिफॉर्म सर्कुलर ही मोशन क्यों ना हो। देयर स्पीड कैन बी कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट हो सकता है क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन नहीं है, बट दी वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। उसको कांस्टेंट होने का मतलब है कि वहां पर डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए, क्योंकि यहां डायरेक्शन चेंज हो रहा है, स्पीड भले कांस्टेंट है ना, मैग्नीट्यूड भले कांस्टेंट है, but at each point direction is changing, and if the direction is changing, the velocity is changing, and if the velocity is changing, there is acceleration. तो ये क्वेश्चन आ सकता है, सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन, गिव रीजन। तो आप बता सकते हो, बिकॉज देयर सिंस द डायरेक्शन इज चेंजिंग एट ऑल द पॉइंट्स, द वेलोसिटी इज चेंजिंग एट ऑल द पॉइंट्स, and if the velocity is changing, we can say that acceleration always exists, right? तो ये हो गया अपना सर्कुलर मोशन, एंड ये रहा तुम्हारा सारा जो फॉर्मूला हमने इस चैप्टर में पढ़ा वो। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल सम ऑफ वेलोसिटी बाय नंबर ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। दीज आर 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन, और लास्टली हमने ये पढ़ा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का स्पीड निकालने का तरीका। तो इसी के साथ चैप्टर समाप्त होते हैं, लेकिन कंसेप्ट जो है वो लगभग तुम कहो तो जब तुम ये न्यूमेरिकल करोगे फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, फ्रॉम योर सॉल्व्ड एग्जांपल्स, फ्रॉम योर एग्जाम्पलर्स, तब जाके ये एकदम दिमाग में सेट हो गया, फिट होगा। ठीक है, आई हैव डन ऑलरेडी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स चैप्टर पे किए हुए हैं, सिर्फ
मोशन न्यूमेरिकल एड्यू मंत्रा सर्च कर लो यूट्यूब पे, यू विल गेट दैट एक्सेस, ठीक है, टू ऑल द क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस लगभग हमने करे हुए हैं, अच्छे लेवल के भी करे हुए हैं, पर जरूरी है कि पहले आप एक बार कंसेप्ट को टेक्स्ट बुक से पढ़ें एंड देन स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि न्यूमेरिकल जब भी आप कर रहे हो, क्या गिवन है वो अच्छे से देख लो, क्या फाइंड करना है वो देखो, फिर फॉर्मूला सोचो, है ना। और जहां कन्वर्जन की नीड है, एसआई सिस्टम में करना है आपको, जहां भी कन्वर्जन की नीड है वो आपको ध्यान रखना है। कन्वर्जन में आपको एक पॉइंट बता दूं कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर में दिया हो, मान लो 36 किलोमीटर पर आवर, तो उसको मीटर पर सेकेंड में करना हो, एंड व्हेनेवर इट इज दैट केस, तो आपको क्या करना, 36 इंटू 1000 किलोमीटर इंटू मीटर इज 1000, है ना। 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर एंड 1 आवर इज 60 इंटू 60 सेकेंड। तो अब आपको जब कैंसिल करोगे, ये कैंसिल होगा, ये होगा 10/36, 10/36 इज 5/18। तो सिंपल याद रखो, जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करना हो, उस नंबर को 5/18 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। यू विल गेट दैट, है ना, 2 इंटू 5 इतना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है जब भी किलोमीटर। सो दिस कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कोई सिस्टम में हो तो एसआई सिस्टम में नॉर्मली तुमको करना पड़ेगा। सो गिवन, टू फाइंड, फॉर्मूला, कन्वर्जन एंड कैलकुलेशन, और लास्ट में जो आंसर आएगा उसका यूनिट को लिखना ना भूलें, क्योंकि उससे आधे नंबर कटते हैं। पहले आपको सारा चीज बता दिया है। सो टेक्स्ट बुक पढ़ना है इसके बाद, एंड देन जबरदस्त तरीके से न्यूमेरिकल करना शुरू करना। इसी के साथ आज के समाचार होते हैं समाप्त। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।